मेरा नाम ज़ुहैब है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं इस वक्त ट्रेन में बैठा अपनी बीवी और बेटी के साथ हैदराबाद जा रहा था। हमारे सामने एक और फैमिली भी बैठी थी जिसमें बुज़ुर्ग और इसके बेटे थे। मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने कहा अपना फ़ोन नंबर दे दो, हमने आने वाले स्टेशन पर उतरना है। उस बुज़ुर्ग ने मुझसे अपना फ़ोन नंबर मांगा। मैंने उस बुज़ुर्ग को फ़ोन नंबर दे दिया। ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो वो बुज़ुर्ग अपने अहलो-अयाल समेत उतर गई। मुझे उनके जाने के बाद थोड़ा दुख हुआ और वो इतने अच्छे अखलाक के मालिक थे कि काफ़ी घंटे बातचीत करने से मेरी उनसे अच्छी खासी पहचान बन गई थी। लेकिन उनका मेरे साथ ये सफ़र चंद ही घंटों का था। उनके जाने पर मैंने अपनी नज़रें घुमाई, तभी ट्रेन के दरवाजे पर मेरी बेसाख्ता नज़र पड़ गई और मुझे अपने कुछ साल पहले किए गए सफ़र के मुनाज़र याद आए। 6 साल पहले जब मैं अपने दोस्त की शादी के सिलसिले में मुल्तान से हैदराबाद वापस आ रहा था, तभी मेरे सामने बैठी लड़की जो कब से मुझे देखे जा रही थी, उसने अपनी बोतल जानबूझकर मेरे सामने गिराई कि ये बोतल उठाकर दे दूं। उस लड़की ने मासूमियत अपनाते हुए आंखें पटपटाई। मैंने उससे नज़रअंदाज करते हुए अपना ध्यान वहाँ से हटा लिया। वो लड़की मुझे घूरते हुए खुद बोतल उठाने लगी। उसके बाद उस लड़की ने बहुत कोशिश की मुझसे बात करने की, लेकिन मैंने कानों में हैंड फ्री लगा ली। मैं गर्मी के सबब थोड़ी देर बाद उठकर ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। जब वो लड़की भी वहीं पर आ गई, क्या मसला है आपके साथ? मैंने उससे पूछा। आप कब से मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं? उसने अपनी काजल से भरी हुई आंखें सिकोड़ कर मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं आपको जानता नहीं हूँ और नामहरम औरत को देखना एक मर्द को ज़ेब नहीं देता है। मैंने अपनी नज़रें ट्रेन के दरवाजे पर मरकूज़ करते हुए कहा, जहाँ हरियाली ही हरियाली थी। ट्रेन के चलने पर सारे मनाजर पीछे होते जा रहे थे। थोड़ा आगे सरसब्ज़ वादियों के हसीन मनाजर थे जो देखने वालों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाते हैं। आप तो बड़े समझदार लगते हैं। दरअसल मुझे आप बहुत पसंद आ गए हैं। हैंडसम और डिसेंट से हैं आप, तो मैं ऐसे किसी से भी बात नहीं करती हूँ। इसने इस बार अपने लहजे में शायरस्की समोते हुए कहा। मैं इसकी ये बात सुनकर शर्म के मारे जाने लगा कि ये लड़की होते हुए वो इतनी डटाई से अपने राय का इजहार कर रही है। जब उसने मेरे आगे आते हुए मुझे रोका, प्लीज़ आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप मुझे अपनी दोस्त समझ लें। उसने मिन्नत करते हुए कहा, देखें आप समझने की कोशिश करें, मैं आपको हरगिज़ नहीं जानता और ना ही आप मुझे, तो ऐसे कैसे मैं आपको अपना नंबर दे दूँ? इस बार मैंने अपना लहजा सख्त करते हुए कहा, आप नंबर दे दें, मैं सच में आपको तंग नहीं करूँगी। प्लीज़ अगर आप नहीं दिया तो फिर आप ज़िम्मेदार होंगे। उसने चलती हुई ट्रेन के बाहर देखते हुए कहा, जहाँ दरियाई सिंध का पानी ठाटे मार रहा था। उसके इस तरह बोलने पर नाचार मुझे अपना नंबर देना ही पड़ा। वो कुछ देर मुझे देखने के बाद डब्बे में जा बैठी। मैं भी अपनी जगह पर बैठ गया। हैदराबाद रेलवे स्टेशन जैसे ही आया, मैं वहीं पर उतर गया और वो लड़की भी वहीं पर उतरी। उसे वहाँ उतरते देखकर मुझे दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आया कि वो भी हमारे शहर की है। लेकिन जब वो अपने अहलो-अयाल के साथ गाड़ी में बैठी, मेरे जिस्म के अंदर सुकून की एक लहर दौड़ गई कि एक बला से जान छूट गई। मैं भी अपने घर के रास्ते की तरफ गामजन हो गया। इस सफ़र के 2 दिन बाद ही उस लड़की के मैसेजेस और कॉल आना शुरू हो गए। 2 दिन तक तो मैंने बहुत नज़रअंदाज किया, लेकिन उसकी मुसलसल कॉल्स आने पर ना चाहते हुए भी मैंने उसकी कॉल उठाई। तब से मेरा सुकून गरत होने वाला है। मुझे कभी मालूम नहीं था इसने अपना नाम महबूबा बताया। उसके बाद हम दोनों की रोज़ाना बात होने लगी। अब मुझे भी इसमें दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। बिल आखिर एक दिन उसने मुझे फ़ोन पर इजहार मोहब्बत किया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही बाकी ना रहा। मैंने भी जवाब में उससे प्यार का इजहार किया।
اب ہماری بات چیت اور بڑھ گئی۔ میں نے اسے اپنے اماں بابا کو ہمارے رشتے کی بات کرنے کے لیے اس کے گھر بھیجنے کو کہا، لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر لیا کہ پہلے تم کوئی اچھی نوکری تلاش کر لو۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں مجھے بتایا تھا کہ اسے فوجی اور ڈاکٹر بہت پسند ہے۔ میں نے بھی دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ اب میں بھی آرمی جوائن کر کے اسے سرپرائز دوں گا، لیکن تب مجھے قطعی معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے ہی وہ مجھے بہت بڑا سرپرائز دے گی۔ کچھ دنوں بعد میں نے اپنے والدین کو حقیقت بتاتے ہوئے رشتہ لے جانے کو کہا۔ میرے والدین یہ سب سن کر بھڑک ہی اٹھے اور بولے، ہم کسی انجان لڑکی کے گھر تمہارا رشتہ ہرگز بھی نہیں لے کر جائیں گے۔ تمہارے چچا زاد سے ہم نے تمہارا رشتہ طے کیا ہوا ہے اور اسی سے تمہاری شادی ہوگی۔ بابا نے بات کو ٹوک کر مجھے چپ کروانا چاہا، لیکن بابا میں محبوبہ کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے بھی ڈرتے ہوئے کہا، کہیں بابا کچھ کر ہی نہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو جاؤ، جا کر انجان لڑکی سے شادی کر لو۔ اس کے بعد ہمارے گھر کی دہلیز پر اپنے قدم کبھی مت رکھنا، بابا کہہ کر ہانپتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ اماں نے مجھے شکوہ کرنا نظروں سے دیکھا تو میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ محبوبہ پہلے کی نسبت اب مجھ سے کال پر کم بات چیت کرنے لگی تھی۔ میں کالز کرتا تو وہ پڑھائی یا پھر گھر کے کام کرنے کے بہانے بنا جاتی۔ میں بھی اس کو خوش کرنے کے چکر میں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گھن چکر بنا ہوا تھا، اور پھر 8 مہینے کی بھاگ دوڑ اور سارے ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد میرے پاس آرمی لیٹر آیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں نے گھر میں سب کو بتایا، وہ سب تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہونے لگے۔ بابا تو مجھے دیکھ کر اماں سے کہنے لگے، چلو اچھا ہوا زہیب سدھر گیا، اب میں اس کی شادی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ یہ بات سن کر دل برداشتہ ہوتے ہوئے کمرے میں چلا آیا اور جیب سے موبائل نکال کر محبوبہ کو کال کرنے لگا۔ میں کب سے اسے کال کیے جا رہا تھا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب بھی نہیں آ رہا تھا۔ کال اٹھاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے غصے سے میسج کیا اور اگلے 5 منٹ بعد اس نے مجھے کال کی اور بولی، کیوں بار بار کال کر رہے ہو؟ محبوبہ نے غصے میں چیخ کر کہا، کیا ہو گیا ہے محبوبہ، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے اس کے بدلے ہوئے تیور اور غصے سے بات کرنے پر پوچھا، سب ٹھیک ہے، آئندہ کی بات مجھے کال مت کرنا، آج کے بعد میں تمہیں نہیں جانتی۔ محبوبہ یہ کہتے ہوئے کال کاٹنے لگی۔ اس کی یہ بات سن کر گویا میرے سر پر آسمان آ گرا ہو۔ میں نے اسے کال کاٹتے دیکھ کر جلدی سے اسے روکا۔ محبوبہ کیا ہوا ہے؟ میری کوئی بات تمہیں بری لگی ہے تو بتا دو، پر ایسے تو مت بولو۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں آج ایک سرپرائز دینے والا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننی۔ میری شادی میرے کزن سے ہو رہی ہے، وہ فوجی ہے، ایک ہینڈسم ہے اور اچھا خاصا کمانے والا مرد ہے۔ تو مہربانی کر کے آج تک جو ہم نے بات کی تھی اسے ایک اچھا سا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ محبوبہ نے مسکراتے ہوئے فون پر کہا، لیکن تم نے یہ سب میرے بارے میں بھی تو کہا تھا، اور ہم دونوں نے شادی کے خواب ایک دوسرے کے ساتھ ہموار کیے تھے، اب تم یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے اسے جھڑکنا چاہا۔ کیا ہو گیا ہے زہیب؟ وہ تو ایک کشش تھی جو مجھے تمہاری طرف لے کر آئی تھی، اور اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ مجھے امید ہے تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور اب تم مجھ سے دوبارہ رابطہ نہیں کرو گے۔ محبوبہ نے یہ کہتے ہوئے ہمیشہ کے لیے رابطہ منقطع کر لیا۔ میں فون کو پلنگ پر پھینکنے کے بعد ذرا زور قطار رونے لگا۔ آج سے اس کی بے وفائی پر میں مرد ہوتے ہوئے بھی بلک بلک کر رو رہا تھا۔ میری فوج میں ٹریننگ شروع ہو چکی تھی، ایک نیا جذبہ ابھر کر سامنے آیا تھا۔ اس کی بے وفائی کی بدولت میں کم بولتا، ہر روز اس کے ساتھ ہوئی بات کو یاد کرتے ہوئے اذیت سے دوچار ہوتا۔ میں ٹریننگ کے بعد جیسے ہی گھر آیا، میرا پرزور طریقے سے استقبال کیا گیا۔ بابا اور اماں نے مجھے بتایا کہ اگلے مہینے میری شادی کی تاریخ رکھی گئی ہے۔ میں نے بھی اس بار ان کی بات کی نفی نہیں کی، اب نفی کرنے کی وجہ ہی نہیں رہی تھی، اور پھر میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں نے اپنی نئی نویلی دلہن کو پہلے ہی دن باور کروا دیا کہ میں اس کے سب حقوق دوں گا۔ میری بیوی تو پڑھی لکھی، خوبصورت، دراز قد، اس پر کمر سے نیچے تک
आते बाल पर थोड़ी डरपोक किस्म की लड़की थी। वो मेरी हर बात खुश असलूबी से मानती, मेरा हर काम वक्त से पहले कर देती, लेकिन मैंने कभी उसकी बीवी वाले नाज नखरे नहीं उठाए। मुझे लगता था कि ये भी महबूबा की तरह ही एक लड़की है, ये सब अच्छा बनने का नाटक कर रही है। 15 दिन की छुट्टी के बाद मैं अपनी ड्यूटी के सिलसिले में कराची कैंट चला गया और फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र बॉर्डर के पास मौजूदा इलाके में हो गया। मैं अपनी ड्यूटी में इंतहाई मशगूल हो गया था। बॉर्डर पर हालात ख़राब थे और मेरा ट्रांसफ़र वहीं पर मौजूद आबादी वाले इलाके में हुआ था। साल होने वाला था और मैं घर नहीं गया था। अलबत्ता फ़ोन पर घर वालों से बातचीत होती रहती थी। तभी एक दिन फ़ोन पर अम्मा ने मुझे बाप बनने की खुशखबरी दी। मैं दिल की गहराइयों से खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और फिर 9 माह बाद मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया, मगर मैं पहला बाप था जो अपनी बेटी की पैदाइश पर अपनी बीवी के साथ नहीं था। जैसे ही हालात ठीक हुए मैंने छुट्टी पर जाने की दरख्वास्त दायर की और फिर आखिरकार 2 दिन के बाद मेरी दरख्वास्त कबूल की गई और मुझे 20 दिन की छुट्टियां मिल गईं। मैं अपने तमाम फौजी साथियों से मिलकर घर के लिए रवाना हुआ। वो 2 दिन के सफ़र के बाद घर पहुंचा। सब घर के अफराद मेरे इंतज़ार में बैठे थे, चूँकि मैंने सबको पहले ही खबर कर दी थी। मैंने अपनी बीवी और अपनी बेटी को वहाँ ना पाकर अम्मा से पूछा, अम्मा मेरी बीवी कहाँ है? वो बोली, ज़ुहैब दरअसल तुम्हारे चचा की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो और उसकी बेटी पहले मुजफ्फ़र के साथ सक्खर गई हैं। अम्मा ने गाजर तराशते हुए बताया कि मुझे ठीक है अम्मा, मैं सुबह उनको लेने के लिए रवाना होऊंगा। मैं कहकर कमरे में चला गया। रात मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारी। अपनी बेटी के लिए आया था मगर वो यहाँ नहीं थी। सर्दियों के दिन थे, हल्की हल्की धूप निकली थी। सुबह से ही ठंडी बस्ती हवाएं चल रही थी। मैं नाश्ता करने के बाद अम्मा पापा को बताकर सक्खर के लिए रवाना हुआ। कुछ घंटों की मसाफत के बाद मैं चचा के घर पहुंच गया। चचा और चच्ची खुश असलूबी से मुझसे मिले। थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने अपनी बीवी के बारे में पूछा, चच्ची मेरी बीवी कहाँ है? दरअसल मेरी कुछ दिन की छुट्टियां रह गई हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इन दोनों को अपने साथ घर ले जाऊं। मैंने चाय का कप होंठों से लगाते हुए कहा। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है ज़ुहैब? अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम इनको लेकर जा सकते हो, चच्ची की बजाय चचा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी मेरी बीवी ने वहां आकर सलाम करने के बाद अपनी बेटी को मेरी गोद में रख दिया। वो देखने में बिल्कुल मेरी तरह थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। मैंने अपनी बीवी को देखा जो मुझसे नज़रें चुराए वहाँ से चली गई। मुझे महसूस हुआ जैसे वो मुझसे नाराज़ हो। दोपहर वहाँ ठहरने के बाद शाम 7 बजे के करीब हम तीनों रेलवे स्टेशन के लिए चचा के घर से रवाना हुए। तभी शोर की आवाज़ मेरी सोच को तलस्सम टूटता हुआ मैंने देखा। मैंने इर्द गिर्द देखा तो मुझे मालूम हुआ हमारी मंजिल आ चुकी है। आज ट्रेन में बैठे हुए ये बात मैंने बहुत महसूस की, जो कि मुझे बिल्कुल हकीकत लगी कि ट्रेन में बैठा हर मुसाफिर किसी न किसी स्टेशन पर उतर रहा था, यानी हर कोई अपनी मंजिल पर उतर रहा था। और कुछ मुसाफिर अनजाने ही क्यों ना सही लेकिन आपस में बातें कर रहे थे। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ दोस्तों की सूरत कुछ अनजान बनकर रास्तों में मिल जाते हैं, लेकिन सब हमारे साथ ताउम्र नहीं रहते। बस वही रहते हैं जिनकी मंजिल, जिनका स्टॉप हम होते हैं। मेरे मुताबिक हम भी ऐसी ही जगह ज़िंदगी के सफ़र पर गामज़न हैं जहां लोग मुसाफिर की तरह आते और जाते रहते हैं। तो हमें लोगों के चले जाने पर गमगीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक मुसाफिर खाना है। मेरी बीवी अपनी बेटी को उठाए ट्रेन से उतर चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया। मुझे घर जाकर अपनी बीवी से अपने रवैये के लिए माफ़ी मांगनी थी। उसके मुश्किल वक्त में मैं अपनी गैर मौजूदगी की तलाफ़ी करनी थी। मेरी ज़िंदगी की सफ़र की वही साथी थी और दुनिया के उस खूबसूरत सफ़र में उसी ने मेरे साथ ज़िंदगी गुजारी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।
شکریہ۔